हेलो। हेलो। हाँ। हाँ बोलो। मतलब जैसे कि आपने एक टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट में बताया था एचटीटीपी रिक्वेस्ट इसमें सर एक ही गेट और हेड का आपने एक समझाया था गेट का हाँ। तो समझ में हेड का भी आपने बताया था सेम एज गेट है हाँ। और इसमें जैसे देखा ना बट ट्रांसफर द स्टेटस लाइन और हेड इंस्ट्रक्शन ये इसमें इसको इग्नोर करो, ये वेब पेंटेशन टेस्टिंग का हिस्सा है। तो ये अभी समझ में आएगा भी नहीं, उसको छोड़ो, इग्नोर करो। बाकी गेट, पुट, डिलीट और पोस्ट मेथड, ये चार मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस। पोस्ट में भी यूजर की इंफॉर्मेशन गेन करता है सर हाँ। और सेंड करता पोस्ट का मतलब बॉडी में जाना, डेटा बॉडी में जाना। ठीक है। हाँ, डार्क वेब क्या कह रहे थे? है ये क्या आईपी बदल के भी जा सकता हो भी हमें मतलब लेकिन आपके आईएसपी को तो पता है ना। अरे आप कितना ही चेहरा छुपा लो, आपके घर वालों को तो पता है कौन है। भाई आप एक काम करो, तीन चार मुखौटे बना लो। अब जब भी घर से बाहर निकलो उनको पहन पहन के निकलो। एक को पहन लिया, फिर थोड़ी देर बाद में थोड़ी दूर गए दूसरा पहन लिया। लेकिन जब घर जाओगे तब तो उतारोगे। तो घर वालों को तो पता है ना आप क्या हो। तो ऐसे आईएसपी कौन है आपके घर वाले? मतलब जिनके पास आपकी पब्लिक आईपी है, जिसको आप यूज कर रहे हो। तो उसको तो पता है ना आप क्या क्या कर रहे हो। तो हमारे आईएसपी से पता लगा रहा है बिल्कुल। इसकी जगह अगर कोई पब्लिक वाईफाई यूज करेगा तो हाँ, इसके जरिए आप खुद का पब्लिक आईपी यूज ना कर खुद का पब्लिक आईपी यूज ना करके किसी और का पब्लिक आईपी यूज करो, तब आप बच सकते हो। क्लियर है? हाँ नीलेश, आगे बैठो। आपकी जरूरत आज आ गई है डार्क वेब का कंसेप्ट, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत इंटरेस्टेड हो डार्क वेब से। ये तो हाँ, समझ में आ गया। लेकिन ये जो इसका ऑफ आईएसपी को बता रहता है तो आईएसपी क्या मतलब किसके परमिशन के बिना उसको ये दे देगी समझा नहीं मैं इन्फॉर्मेशन। आपका सवाल, क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ जैसे आईएसपी को पता है मैं नेटवर्क एक्सेस कर रहा हूँ उस पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज नहीं, कर रहा हूँ तो जब तक आईएसपी गवर्नमेंट ना चाहे तब तक आईएसपी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो रिवेल नहीं करती। लेकिन अगर आईएसपी को लगता है कि आप कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, तब तक करते रहो। जैसे मान लो इलीगल एक्टिविटी करते रहोगे, आईएसपी को तो पता है। वो तब तक आपकी इन्फॉर्मेशन रिवेल नहीं करेगी जब तक या तो वो खुद आपको ब्लॉक ना करे, है ना, या तो वो आपकी आईपी ब्लॉक कर देगी, या फिर दूसरी गवर्नमेंट अगर आपकी पूछताछ करे और आपकी आईपी निकाल ले। एक पब्लिक नेटवर्क क्योंकि जहाँ बहुत सारे सिस्टम हाँ, कनेक्टेड है वहां पे कर सकते हो। जैसे किसी का पब्लिक नेटवर्क यूज हो रहा है, वाईफाई रेलवे का हुआ, वहां से आप डार्क वेब को एक्सेस करो, तो आप पकड़ में नहीं आ सकते, तो आप बच सकते हो। लेकिन वहां पे भी आपको अपना मैक एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। क्या करना चेंज करना पड़ेगा? मैक एड्रेस। ताकि उसकी तो लॉग फाइल में ताकि रिकॉर्ड ना हाँ, ताकि उसकी लॉग फाइल में रिकॉर्ड ना हो। बिल्कुल सही। तो डार्क वेब एक्सेस, जब भी कोई डार्क वेब एक्सेस करता है ना, तो कभी भी खुद का पब्लिक वाईफाई यूज नहीं करता। कोई भी हैकर हुआ, कोई भी हो मेलिशियस प्रोग्रामर हुआ। बहुत यूज है हम्म। ये जो मतलब ये टेस्ट जो करते हैं तो वो टेस्ट करके हमारे सिस्टम के पास में पहुंच सकते हैं एज एग्जाम्पल कोई बड़ा अगर से क्राइमर है क्राइम कर दिया वो जैसे 10 से 12 लाख का उसने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया तो फिर उसे क्या जरूरत है सिस्टम 60 से 70 सिस्टम से क्रैश करके या फिर रिपोर्ट देगा जल्दी तो उसको उसके लास्ट और लोकेशन नहीं पहुंच पाएंगे उसके पास तो नहीं समझा नहीं मैं आपका सवाल, दोबारा धीरे धीरे करके आराम से समझाओ। एक एक करके आराम आराम से समझो, एक एक वर्ड सेंटेंस बोल के। हाँ। एक हैकर हमारे में हैकर जैसे हाँ कि ये प्रदीप एक हैकर है। हाँ। तो पंडित ने किसी के साथ 12-13 लाख प्लस का फ्रॉड किया 12-13 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया, बिल्कुल। तो फिर वो जो जाने लॉग फाइल रीड करेंगे हाँ, लॉग फाइल डिलीट करेगा कौन? मतलब रीड करेगा हाँ, रीड करेंगे। तो फिर वो मैंने जैसे मान लीजिए पता चल भी गया एज हम्म। एग्जांपल हम लोग मतलब ये करके मैसेज जवाब चेंज कर दे फिर भी अगर वो हमारे मैप ओरिजिनल मैप पता कर लेता है तो फिर वो चीज हमारे सिस्टम तक ही पहुंचता है अगर उस डिवाइस को लेकर अपन डिस्ट्रॉय कर दें हाँ। जो कर रहा था उसके बाद हाँ, फिर उससे कैसे तो डिस्ट्रॉय कर दोगे तो डिस्ट्रॉय का मैक एड्रेस तो उनको पता है। फिर वो अपनी कंपनी में चले जाएंगे, वो कंपनी में आपका नाम पता ले लेंगे। अगर वो आपका डिवाइस है तो आपके नाम से ही तो होगा, या आपके या आपके किसी घर वालों के नाम से होगा। पकड़ में तो आओगे। देखो, आप किसी का डिवाइस ही चुरा लो, ऐसे व्यक्ति का जो आपको जानता ही नहीं, तब की बात अलग है। जैसे फोन है, वही आपने किसी का फोन चुरा लिया, तो फिर बात अलग है। मैं यही तो बोला क्योंकि मैंने सुना वो दिल्ली चोर बाजार है वहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप्स आते हैं बहुत सारे हाँ, तो वो यूज कर सकते हो आप। यूज करके वो बिल्कुल यूज कर सकते हो। आईपी से चेंज करके बिल्कुल। और ज्यादातर हैकर्स वही यूज करते हैं। उन सिस्टमों में से कुछ सिस्टम्स हैक भी होते हैं। तो जरा जरा संभल के, है ना। या तो मैं एक काम करूं, या तो मैं इसको हैक करके आपको दे दूंगी, हाँ, अब आप कुछ भी करो।
आपको तो बड़ा मजा आ रहा है यार, मुझे तो फ्री में फोन मिल गया, आपने सारा डेटा इसमें डाल दिया, अब मेरे आपका डेटा मेरे पास आ गया। क्लियर है? तो कल की रिकॉर्डिंग देखी नहीं, देखी लेकिन आवाज आई नहीं। चलो तो या तो कहीं की क्लास वापस लूं। प्ले तो हो रही है लेकिन उसमें आवाज नहीं आ रही, सही बात, आवाज नहीं आ रही उसमें। आ तो रहा है लेकिन इसका जो स्पीकर है ना वो खराब हो गया। तो को मैं रिवीजन करवा देता हूँ ना थोड़ा सा, एक एक करके। हाँ, वायरस कैसे बनाओगे ये आगे का पार्ट है, ये मैं बताऊंगा वायरस कैसे बनाना है, स्क्रिप्ट कैसे बनानी है आपको, सब आगे का पार्ट। हाँ। हाँ देखो, कल पे थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, देन अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। एक बार चेक कर लेता हूँ कि आवाज आनी, रिकॉर्डिंग तो चालू है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। अरे हाँ, चालू कर दो इसको। हेलो, 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 हाँ ठीक है। ठीक है, आवाज आ रही है। हेलो, हेलो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज आवाज आ रही होगी, है ना। अब मैं इसको बंद करूंगा तो फिर कट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो व्हाइट बोर्ड खोलते हैं। एक बार उसको निकाल के और दोबारा लगा दो, कहीं और लगा दो, किसी और में। हम्म। तो ध्यान से समझना डार्क वेब का कंसेप्ट। देखो, ब्लैक हैट हैकर्स को पकड़ने के लिए आपका दिमाग भी ब्लैक हैट हैकर्स की तरह सोचना चाहिए। जैसे कि अगर आपको किसी ब्लैक हैट हैकर को पकड़ना है तो आप उस लेवल पे तो पहुंचो, तभी तो पकड़ पाओगे उसको। तो आज का जो कंसेप्ट है वो ये है कि एनोनिमस कैसे रहा जाए, मतलब अपनी आईडी को, अपने जो सिस्टम्स को कैसे छुपाया जाए, या अपन जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो कैसे छुपाया जाए कि अपन वो परफॉर्म नहीं कर रहे, कोई और परफॉर्म कर रहा है, या फिर पता लगाया नहीं जाए कि ये कौन चीज परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो एनोनिमस रहने का आज का जो अपना टॉपिक है, जो एजेंडा है, वो है एनोनिमस रहना। एनोनिमस कैसे रहा जाए। तो मैंने कल आपको बताया था कि इंटरनेट क्या काम आता है। इंटरनेट ये काम आता है कि अगर आपको कोई भी चीज सर्च करनी है, अगर आपको कोई भी एक्सेस करना है, कोई भी डेटा, तो आपके पास कीवर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास कीवर्ड है और उसका एड्रेस है जिसको यूआरएल बोलते हैं, तब तो आप उसको एक्सेस कर लोगे। देन अगर आपके पास कीवर्ड ही नहीं है और आपके पास अगर उसका यूआरएल नहीं है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि कोई भी डब्ल्यू एस क्यूब टैग, जैसे आप कोर्सेज और डब्ल्यू एस क्यूब टैग पे जाते हो, अपना पोर्टल लॉगिन करते हो, तो आपको एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ कीवर्ड डाला, डब्ल्यू एस क्यूब टैग, लॉगिन, लॉगिन हुए, देन उसके बाद में आपने आईडी डाला, पासवर्ड डाला, उसके बाद में आप एंटर करके अपना पोर्टल खोला और वीडियो देखने स्टार्ट हो गए। तो इसमें आपकी मदद करते हैं कौन? सर्च इंजन। कौन मदद करता है? सर्च इंजन। तो ये इंटरनेट का काम हो गया। अब मैंने आपको बताऊं कि इंटरनेट की लेयर्स होते हैं, कैटेगरीज मान लो, लेयर्स ऑफ इंटरनेट, कैटेगरीज, है ना, इनको कैटेगरीज बोल सकते हैं। तो पीपीटी खोल लेते हैं एक बार वापस। तो देखो, पीपीटी में मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम पे, वर्तमान समय में, इंटरनेट अगर 100% है तो सिर्फ 5% हिस्सा है सरफेस वेब का। जैसे कि ये पूरा इंटरनेट है, ठीक है, इसका 5% हिस्सा कौन सा है? सरफेस वेब, जिसको बोलते हैं विजिबल। विजिबल का मतलब ये कि आप गूगल पे या जितने भी सर्च इंजन पे जो कुछ भी सर्च करते हो, जो भी कीवर्ड्स डालते हो, वो आपको आउटपुट लाके देता है, बहुत सारा यूआरएल्स लाके देता है, आप एक एक यूआरएल पे जाते हो, कुछ सर्च करते हो,
वो सारा का सारा कंटेंट कौन सा है? सरफेस वेब, जो आपको विजिबल हो रहा है, जो आपको दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद में पूरा 95% जो हिस्सा है वो कहलाता है डीप वेब। क्या कहलाता है? डीप वेब। अब डीप वेब क्या होता है? डीप वेब वो हिस्सा होता है जो आपको सर्च इंजन आउटपुट में लाके नहीं देता है। जैसे आपने कोई चीज सर्च करी और सर्च इंजन लाके बोल दे कि सर ये मेरे पास नहीं है डेटा, या फिर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है? उसको बोलते हैं डीप वेब। अब डीप वेब में भी कैटेगरीज है डीप वेब में। डीप वेब में दो कैटेगरीज है। पहला है डार्क वेब। डार्क वेब क्या होता है? डार्क वेब वो वेब होता है जहां पर सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज होती है। ऐसी वेबसाइट्स जहां पर इलीगल इलीगल एक्टिविटीज होती है, जहां पर ऐसी एक्टिविटीज रन होती है, या फिर ऐसी एक्टिविटीज के जरिए ऐसे कुछ परफॉर्मेंस होती है जिस जो समाज में या फिर किसी गवर्नमेंट या किसी लॉ का उल्लंघन करते हुए करी जाती है ना। इसमें सिर्फ मतलब एथिकल उसमें यूज नहीं होता है, उसमें सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ, गलत तरीके से गन्स वंस बेचना वगैरह, ड्रग्स वगैरह हुआ, ये सारे के सारे काम किसमें होते हैं? डार्क वेब पे। क्लियर है? तो डार्क वेब पे सिर्फ इलीगल एक्टिविटी होती है, ध्यान रखना। ओनली इलीगल एक्टिविटी। और चौथा जो इसका पार्ट है वो है हिडन वेब। हिडन वेब का मतलब होता है ऐसी वेब या ऐसी वेबसाइट जिसका पता किसी को नहीं है, सिर्फ जिसने वेबसाइट बनाई उसको है, और उसके जानने वाले जिसने उसको बताया है कि हाँ आप मेरी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो, उसको है। क्लियर है? तो ये है इंटरनेट की लेयर्स। इनमें से मतलब जैसे डार्क वेब और हिडन वेब है, इनमें लिंक तो बैंक अकाउंट्स के होते हैं ना, तो बैंक भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं डार्क वेब। कौन से बैंक अकाउंट? कुछ ऐसे जैसे कुछ है डार्क वेब, उसके सुनोगे डेट रूल्स वगैरह होते हैं, चार्ज वगैरह होता है। हाँ। इनमें ज्वाइन करने के लिए कुछ आपको पे करना पड़ता है, बिटकॉइन तो पे। बिटकॉइन क्या होता है? बट वो भी तो किसी से मतलब बैंक अकाउंट से लेकर कई जगह तो यूएसडी में भी आपको पे करना पड़ता है। तो वो बैंक भी तो लिंक होता है ना उनसे डार्क वेब से। अगर आपने कोई ऐसे अकाउंट में बिटकॉइन में ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर किया जिसके कोई वर्चुअल आईडी नहीं है, तो वो कैसे पता लगाएगा बैंक? बट कुछ पर्टिकुलरली दो तीन कौन से बैंक? मुझे जैसे डार्क वेब पे आपने एक्सेस किया डार्क वेब कभी? नहीं करा कभी? फिर आपको कैसे पता कि रूम्स होते हैं, लाइव मर्डर होते हैं, ये कैसे पता आपको? चलो ठीक है। आपने एक काम, जैसे मैं आपको बताऊं, बैंक अकाउंट कभी भी बैंक टू बैंक ट्रांसफर नहीं होते डार्क वेब पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अंशु एक बैंक है ना, और नौशाद को पैसा चाहिए, तो वो डायरेक्ट पैसा नहीं लेगा। वो क्या करेगा? या तो आपको फोन करेगा कि पहले आप बिटकॉइन करो। अब बिटकॉइन का मतलब क्या है? वर्चुअल बैंक, वर्चुअल करेंसी जिसकी फिजिकल कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। समझ लो बिटकॉइन का मतलब क्या है? जिसकी फिजिकल कोई आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ पेपर पे आइडेंटिटी है, पेपर पे है। तो प्रेफर वहां पे बिटकॉइन के। जैसे रैंसम अटैक सुना है? रैंसम अटैक में वो आपको बिटकॉइन के जरिए पैसा मांगते हैं। इसका मतलब अगर मैं उसको ट्रैक करने जाऊं तो मैं कभी पता नहीं लगा सकता कि वो पैसा कहाँ पे गया। बिटकॉइन टू बिटकॉइन ट्रांसफर हो गया, देन उस बिटकॉइन से मेरे को ट्रांसफर पैसा हो गया मेरे अकाउंट में, लेकिन जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ उसको भी नहीं पता चलेगा कि कौन से बिटकॉइन से पैसा ट्रांसफर हुआ। प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे ना, जैसे बिटकॉइन में ट्रांसफर करेंगे ना, हाँ, तो उनकी उनकी एक वर्चुअल सिस्टम होता है जिससे बिटकॉइन पे आप सर्च करोगे। हालांकि मैंने भी इतना सर्च नहीं किया, लेकिन बिटकॉइन को एक बार सर्च करना, बहुत वर्चुअल उनका प्लेटफॉर्म होता है। बहुत सारे बिटकॉइन की करेंसी होती है। जैसे कि अगर आप अभी बिटकॉइन खरीदोगे तो बिटकॉइन की भी काफी करेंसी है, काफी प्लेटफॉर्म है। तो उसमें अगर आप पे करोगे तो जैसे बिटकॉइन पे मैंने एक आईडी बनाई है ना, जिसकी वर्चुअल कोई क्या नहीं है, कोई वो नहीं है, फिजिकल कोई आइडेंटिटी नहीं है, वर्चुअल ही है। जैसे फेसबुक है, फेसबुक क्या है? कोई वर्चुअल, मतलब ठीक है फेसबुक का तो सर्वर है मान लिया, लेकिन बिटकॉइन का सर्वर कहाँ है? पहली बात तो पता नहीं है। दूसरी चीज ये कि उसके अकाउंट और उस पे जो आप क्रेडेंशियल डालते हो उसका कोई मालिक नहीं है, कोई उसका रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर किसी ने आपका बिटकॉइन अकाउंट हैक कर लिया तो आप किसी पे रेस्पॉन्सिबल किसी को भी नहीं कर सकते। ठीक है? किसी पे रेस्पॉन्सिबल ना नहीं हो सकते, या फिर किसी को आप दोष नहीं दे सकते, ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को रिपोर्ट भी नहीं कर सकते कि सर मेरा बिटकॉइन अकाउंट हैक हो गया। भाई जो चीज फिजिकली नहीं है, जिसका सर्वर हमें पता नहीं कहाँ पर है, उसका सर्वर बार बार चेंज हो जाते हैं, तो कैसे पता लगाओगे? जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे एक अकाउंट बनाया वर्चुअली। ठीक है, आपने भी एक अकाउंट वर्चुअली बनाया। मैंने आपको बोला कि आप वर्चुअली एक करेंसी दे रहा हूँ,
उस करेंसी का नाम कुछ भी रख देता हूं मैं, जैसे कि मान लो अंशु करेंसी का नाम रख दिया। अब अंशु टू अंशु ट्रांसफर करो आप, आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो पैसा आपने ट्रांसफर तो करा, लेकिन सिर्फ बिटकॉइन के अंशु के करेंसी के तौर पे किया। मतलब जैसे कि डॉलर एक करेंसी है, जापान की करेंसी है, अपनी रुपये करेंसी है, वैसे बिटकॉइन भी करेंसी है ना, वर्चुअली करेंसी है। उससे आपने पैसा ट्रांसफर कर लिया, देन उसके बाद में आप उसको कन्वर्ट कर लिया वापस किसमें, अपने पैसे में, यूएसडी डॉलर में या फिर रुपए में या फिर जिसमें। तो अब हो रहा क्या है कि वर्चुअली जो करेंसी, इसको मान्यता दे दी कुछ देशों ने, बिटकॉइन को कुछ देशों ने मान्यता दे दी कि ठीक है हम बिटकॉइन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अमेरिका ने इसको मान्यता दे दी है, और भी कई देश हैं जिन्होंने मान्यता दे दी है, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है हम बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जिस भी देश ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया वो उस देश की करेंसी मांग लेते हैं। और अमेरिका ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट क्यों किया है, क्योंकि जो ग्लोबल करेंसी है वो डॉलर है। जितना भी जो ट्रांजेक्शन होता है वो ग्लोबली तौर पे बिटकॉइन उसमें होता है, डॉलर में होता है। तो इसलिए डॉलर्स को उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब वो आपसे डॉलर में पैसा मांगते हैं कि आप बिटकॉइन में पैसा दीजिए, और उसकी कीमत क्या करते हैं वो सिर्फ डॉलर्स में, क्योंकि डॉलर्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अगर अमेरिका ये बोल दे कि मैं बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो फिर बिल्कुल भी, 1 मिनट में आ रहा हूँ। साढ़े मेरी 6 बजे उठी है। हाँ तो पक्का पक्का सर ने नहीं बताया क्या, प्रदीप सर ने? प्रदीप सर ने तो बोला कि मैंने तो बोल दिया। नहीं वो तो बोल दिया मैंने संदीप सर को कि अब 6:30 से क्लास उनकी वहाँ होगी। अच्छा अच्छा, अब से क्लास नहीं होगी, चलो एक बार फिर पूछ लेना ना। सॉरी। हाँ क्योंकि 6 बजे क्लास चलने जाती है। हाँ तो 6 बजे छोड़ देते हैं, कल सर ने छोड़ दिया था 6 बजे। ठीक है। हाँ क्या कह रहे हो? हम्म, आपके पास ही बिटकॉइन होना चाहिए। भाई बिटकॉइन टू बिटकॉइन पैसा होना चाहिए। जैसे कि आपने पैसा डाला बिटकॉइन में, वो यही तो बोलते हैं कि आप $300 बिटकॉइन में डालो, ठीक है। अब होता क्या है, अच्छा मैं इसको उतार नहीं सकता, होता क्या है कि बिटकॉइन जब ग्लोबली आता है तो आप उसको कन्वर्ट करते हो। तो अब उसने डॉलर को एक्सेप्ट किया है। अब इंडिया में $1 की वैल्यू कितनी हुई, 80 रुपए। अब आपको अगर मान लो $300 उसने मांगे हैं, तो 300 का 80 से गुणा करो, 24,000 बस। $300 को 80 से गुणा करो, कितने हुए, करो। चौबीसदार ही होता है। एक बिटकॉइन की वैल्यू $300 है, ठीक है। हाँ एक बिटकॉइन की वैल्यू $300 है। तो अब $300 इंटू 300 करो, $300 इंटू 300 इंटू 80 करो, कितने हुए। अब चेंज हो गई होगी, अब कम हो गई होगी, अब कम हो गई होगी। बाकी बिटकॉइन की वैल्यू ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा। बिटकॉइन की वैल्यू करोड़ों में आती है, 50 लाख के पार ऐसे कुछ है। एक बिटकॉइन की वैल्यू इतनी है इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया की वैल्यू के हिसाब से, जैसे एक बिटकॉइन की वैल्यू इंडिया में से 3 लाख है, तो 15 लाख इंटू 80 करो, कितना हो गया। इतने पैसे देने पड़ते हैं, क्लियर है। तो हालांकि ये अपना कंसेप्ट नहीं है, इसको अभी भूल जाओ। बस आप ये ध्यान रखो कि डार्क वेब पे जो भी कंटेंट मिलता है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है वेबसाइट्स, वो सारी की सारी इलीगल होती है। इलीगल फंड खरीदते हैं, तो फिर उसे मुझे खुद से जाना पड़ेगा रिसीव करने, या फिर सब करके देखना एक बार, पता लग जाएगा। क्योंकि मैंने तो करके देखा नहीं कभी, एक बार करके देखना, शायद पता लग जाए क्या प्रोसेस होता है। जाना पड़ेगा या आपके घर आएगा। कर सकते हैं उससे। अरे एक बार अगर आपके पास, अब मैं आगे वही तो बताने वाला हूँ, एक बार अगर आपने डार्क वेब को एक्सेस कर लिया, देन उसके बाद में मेलिशियस कोड भेजो उसमें, तो वो जाएगा सर्वर पे, और एट द एंड सर्वर पे जाएगा तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ का कंसेप्ट समझ में आ गया। हाँ तो डॉक्टर, हाँ तो वो मैं आगे बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। अब वही जो कंसेप्ट है मैंने कल बताया था आपको, वो ये कि
अनोनिमस जब ये रहते हैं तो ये बोलते हैं, ये कुछ सिक्योरिटीज लगाते हैं। क्या सिक्योरिटी लगाते हैं? ये बोलते हैं पहला कि सर अगर आपको मेरे वेबसाइट को एक्सेस करना है तो किसी खास तरीके के ब्राउजर को आपको रन करना होगा, जिसको बोलते हैं टॉर ब्राउजर। ठीक है, सिर्फ टॉर ब्राउजर के जरिए ही आप मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, जो आप बोल रहे हो। ठीक है, डक डक गो वो टॉर ब्राउजर पे चलता है, गूगल पे भी चलता है, लेकिन वो डक डक गो अलग है, ये डक डक गो टॉर ब्राउजर वाला अलग है। ठीक है, इसमें स्पेशली बाय डिफॉल्ट डक डक गो दिया जाता है। क्लियर है? तो पहला जो सिक्योरिटी लगाते हैं डार्क वेब, डार्क वेब वाले, डार्क वेब की सिक्योरिटीज बता रहा हूँ, ये मैं कल बताया था ना मैंने कंप्लीट। तो सबसे पहला उन्होंने बोला कि टॉर ब्राउजर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, टॉर ब्राउजर के जरिए ही आप मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, पहली सिक्योरिटी उनकी। दूसरा उन्होंने बोला कि सर आपको डोमेन नेम नहीं मिलेगा, बहुत आसानी से डोमेन नेम आपको मिलेगा ही नहीं। डार्क वेब जब आप एक्सेस करोगे, सो डार्क वेब में टॉर ब्राउजर पे जब आप जाओगे और जब आप सर्च करोगे कि मुझे कोई डार्क वेब एक्सेस करनी, तो आपको दुनिया भर की अलग अलग कोई वेबसाइट बता देगा, अलग अलग कोई ना आपको डोमेन दे देगा। उसमें से कौन से पता करोगे कि कौन सी डोमेन, कौन सी वेबसाइट डार्क वेब की है, कौन सी वेबसाइट नॉर्मल डीप वेब की है। डीप वेब का मतलब क्या होता है? डीप वेब जो का मतलब ये है कि ऐसी वेबसाइट जो गूगल आपको इंडेक्स नहीं करता। ठीक है, लेकिन उसमें एक शर्त है, सारी की सारी इलीगल वेबसाइट जो है वो डीप वेब का हिस्सा नहीं है, सिर्फ वो वेबसाइट डीप वेब का हिस्सा है जो नॉर्मल नॉर्मल होती है, जिसमें लीगल काम हो रहे हैं लेकिन शो नहीं होती है। डार्क वेब वो हिस्सा है जहां पे सिर्फ इलीगल एक्टिविटी होती है। डीप वेब पे लीगल एक्टिविटी होती है, सब काम लीगल होता है, बस शो नहीं होता, डिस्कवर नहीं होता। एक लेयर एक्स्ट्रा होती है। हाँ, बस एक लेयर एक्स्ट्रा होती है। बाकी डार्क वेब वो है, वेब है जिसमें सिर्फ इलीगल एक्टिविटी होती है। ठीक है, दोनों ही एनोनिमस है, दोनों ही शो नहीं होती, लेकिन एक पार्ट है जो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है और एक पार्ट क्या है, लीगल कर रहा है बस। और हिडन वेब है जो बिल्कुल किसी को पता ही नहीं है, जो डिस्कवर ही नहीं हो रही। ठीक है, कहीं पे भी। तो दूसरी सिक्योरिटी वो क्या लगाते हैं, डोमेन, कि डोमेन नेम जो है वो आपको पता नहीं चलेगा। तीसरा, अगर आप डोमेन नेम पता भी चल गया तो इजी नॉट टू रिमेंबर, कि आपको आसानी से याद रहेगा ही नहीं, कुछ इस तरह का डोमेन नेम होगा उनका। ऐसे करके ओनियन, ये डार्क वेब की ब्राउजर, सॉरी, डार्क वेब का जो है एड्रेस होगा किसी एक वेबसाइट का, तो आप इसको कैसे याद रखोगे? याद रख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये तीसरी सिक्योरिटी होगी। चौथी सिक्योरिटी उन्होंने बोला कि सर अगर आप मेरी वेबसाइट को एक्सेस करोगे तो मैं मेरी वेबसाइट पे 3 आईपी वैलिडेटर लगा दूंगा। मतलब आपकी आईपी 3 बार चेंज होनी चाहिए, तब जाके आप मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे। इसका मतलब ये है, आप इंडिया में बैठो, अगर आपको यहां तक पहुंचना है तो आपको 3 अलग अलग रास्तों पे 3 अलग अलग पीसी से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला जर्मनी, दूसरा रशिया, तीसरा फ्रांस, तब जाके आप इस सर्वर पे पहुंचोगे। क्लियर है? सीधा नहीं पहुंच सकते, डायरेक्ट आप यहां नहीं पहुंच सकते, आपको 3 अलग अलग पीसी से होके, अलग अलग सिस्टम से होके ही मेरे पास आना पड़ेगा। क्लियर? ऐसा एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री, आपको प्रधानमंत्री से मिलना है तो पहले दिल्ली जाओगे, देन पहले सिक्योरिटी से गुजरोगे, देन दूसरी सिक्योरिटी से गुजरोगे, देन तीसरी सिक्योरिटी से गुजरोगे। ठीक है, तो ये सिक्योरिटीज है। और इसने ये भी बोला कि एक बार आप आगे और आपने अगर मेरा एक्सेस बंद कर दिया, अगर आपको दोबारा आना है तो दोबारा फिर किसी 3 सिस्टम से होकर मुझे मेरे पास आना पड़ेगा, अलग अलग। तो ये इन्होंने क्या लगा दी, आईपी वैलिडेटर। चौथा, अब इन्होंने क्या बोला कि पांचवा पॉइंट ये कि सर एक टाइम के बाद में हमारा डोमेन नेम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो डोमेन नेम आपने याद रखा था, है ना, आपने वो डोमेन नेम याद रख के किसी नोटपैड फाइल में बनाया, लेकिन 10 दिन बाद में वो तो चेंज ही हो गया। अब दोबारा मशक्कत करो, ढूंढो, है ना, डक डक गो पे जाके ढूंढो, टॉर ब्राउज़र पे जाके कौन सा उसका वेबसाइट था, कौन सा उसका नाम था। तो ये 5 इन्होंने सिक्योरिटीज लगाई जिसके जरिए डार्क वेब वाले क्या करते हैं, सिक्योर रहते हैं, उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन आप लोगों को बोल दिया कि आपको डार्क वेब वालों को पकड़ना है, तो आप कैसे पकड़ोगे? आपने क्या करा, स्मार्ट मूव खेला। आपने क्या करा, उस वेबसाइट पे जहां पे इनपुट बॉक्स होते हैं,
इनपुट बॉक्स का मतलब कोई भी इनपुट बॉक्स जहां से पैरामीटर आप डालते हो, कोई भी वैल्यू आप डालते हो, जैसे कि आपने नेम, जैसे किसी वेबसाइट पे नेम होता है, नेम का इनपुट बॉक्स होता है ना, एड्रेस का होता है, फोन नंबर का होता है, यहाँ पे आपने नॉर्मल वैल्यू ना डाल के कोई मेलिशियस प्रोग्राम डाल दिया। क्या डाल दिया? कोई मेलिशियस प्रोग्राम। अब जब वो सर्वर पे जाएगा, तो वो चाहे बीच में कितने सिस्टम्स लगा ले, 1000 सिस्टम से क्यों ना लगा ले, एट द एंड जाएगा तो वो सर्वर पे, और सर्वर पे जाके जब वो रन होगा, तो उस सिस्टम का एक्सेस किसके पास आ जाएगा? आपके पास। इस तरीके से डार्क वेब वालों को आप पकड़ सकते हो। अब डार्क वेब वाले पकड़ में आ गए, अब उन्होंने स्मार्ट मूव खेला कि यार अब तो हम पकड़ में आ गए, अब हम क्या करें? तो अब उन्होंने क्या करा, वैलिडेटर लगाना शुरू कर दिया। पहला वैलिडेटर उन्होंने क्या लगाया? आईपी वैलिडेटर। आईपी वैलिडेटर का मतलब ये कि आपने जो पहले आईपी वैलिडेटर लगाया था, इसका मतलब 3 अलग अलग आईपी से होके गुजरना है, लेकिन उन्होंने बोला कि ये फिक्स होनी चाहिए। फिक्स का मतलब पर्टिकुलर लिस्ट पर्टिकुलर एक लिस्ट में मैं एक आईपी डिसाइड कर रहा हूं, या 10 या 12 या 15 आईपी, इन्हीं आईपी वाले मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ ओनली। ये आईपी वैलिडेटर उन्होंने फर्स्ट सिक्योरिटी लगा ली, लेकिन मुझे इसको तोड़ना है। आप साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, तो आपको उसको तोड़ना है, तो आप क्या करोगे? जब तक अपनी आईपी को चेंज करोगे, जब तक इस लिस्ट के अंदर से कोई आईपी आपको मिलना जाए। ठीक है? अगर जैसे ही कोई आईपी यहाँ पे मैच हुई, आप उसको एक्सेस कर लोगे, तो वापस आप इसको पकड़ लोगे। इसने सोचा यार ये तो तगड़ा काम हो गया, अब दूसरा मूव खेलता हूं। इसने सोचा कि इसने मैक वैलिडेटर लगा दिया। मैक वैलिडेटर लगा दिया का मतलब, इसने बोला कि सिर्फ इस डिवाइस के मैक एड्रेस वाले डिवाइस ही मुझे मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप फिर फंस गए, अब क्या करें? तो आपने क्या करा? मैक एड्रेस चेंज कर दिया। क्या कर दिया? मैक एड्रेस चेंज, और तब तक चेंज करते रहे, तब तक चेंज करते रहे, जब तक इस लिस्ट में से कोई मैक एड्रेस आपको मिल नहीं गया। जैसे ही इस लिस्ट में से आपको कोई मैक एड्रेस मिला, आप वापस इसके सिस्टम पे एक्सेस हो गए, और वापस आपने इसको पकड़ लिया। इसने बोला अब तो फंस गए, अब क्या किया जाए? अब इसने तीसरी सिक्योरिटी लगाई, वो है यूजर एजेंट वाली। यूजर एजेंट क्या है? कि आपने बोला कि सिर्फ खास ये ब्राउजर और उसका वर्जन, और खास ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका वर्जन वाले ही मेरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो आपने क्या करा, यहां पर अपना यूजर एजेंट भी चेंज कर लिया, और जब तक चेंज करा, जब तक कि इस लिस्ट में से कोई यूजर एजेंट आपको मिल नहीं गया सेम जिसको वो एक्सेस कर सकता है, तो आप वापस इस सिस्टम पे एक्सेस हो गए। क्लियर है? इस तरीके से ब्लैक हैट हैकर को पकड़ा जाता है। ये आईपी वैलिडेटर जो भी होता है ये सिस्टम का अपना लगाता है पर्टिकुलरली मतलब नहीं, ये ब्लैक हैट हैकर्स लगाते हैं। हाँ मतलब कोई अपनी सिस्टम में ब्लैक हैट हैकर लगाता है तो पर्टिकुलर कितनी रेंज तक आईपी सेलेक्ट कर सकते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितनी रेंज के आईपी लगाते हैं। मतलब एक लिमिट होती होगी या कितनी भी लगा सकते कितनी भी लगा सकते हैं, वो उनके ऊपर है। जैसे अगर आप डार्क वेब वाले हो, हैं, अगर आप डार्क वेब चला रहे हो, तो आप एक लिस्ट बनाओगे कि हाँ इस तरह के आईपी, मतलब ये एक लिस्ट या फिर एक रीजन डिसाइड कर दोगे कि इस देश के लोग या फिर इस राज्य के लोग ही मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? गेटिंग माई पॉइंट? तो वो तो उनका काम है, लेकिन मैं आपको सिर्फ पकड़ना बता रहा हूं। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि डार्क वेब वालों को पकड़ना कैसे है, वो तो आप सीख ही जाओगे आगे जाके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उनके जरिए एनोनिमस कैसे रहा जाए। जैसे वो एनोनिमस रहते हैं, आपको भी एनोनिमस रहना है, रह के उनको पकड़ना है। मैं आपको उनके लेवल पे लाके खड़ा कर रहा हूँ। हमें भी तो ये मतलब ये करना ये करना पड़ेगा आपको, आपको यूजर एजेंट चेंज करना पड़ेगा, आपको मैक एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, आपको आईपी चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके तो आप उनके बराबर आओगे, तभी तो उनको टक्कर दे पाओगे। पहले खुद को बचाएंगे तो खुद तभी तो पहले खुद को बचाओगे, खुद सीखोगे। जैसे आपने आपने पिक्चर देखी होगी, अगर कोई एथिकल हैकर किसी ब्लैक हैट हैकर को पकड़ता है, तो वो उसके बराबर खड़ा हो जाता है। वो इंक्रिप्शन लगाता है, वो उसको इंक्रिप्शन को तोड़ता है, की लगाता है, वैलिडेटर लगाता है। ठीक है? तो इस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे वो काम करते हैं। उनकी बैकएंड में जो काम करेंगे, वो जो काम करते हैं, वो आप सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो आप उनको पकड़ने में आसानी रहेगी कि हाँ अब उसने आईपी चेंज कर लिया, अब मुझे ये करना है, अरे उसने मैक एड्रेस चेंज कर लिया तो मुझे ये करना है। क्लियर है? इस केस में प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अगर उसने आईपी वैलिडेटर और मैक वैलिडेटर साथ में लगा दिए,
तब इस केस में उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है कि सिर्फ ये आईपी और ये मैक एड्रेस ही होना चाहिए, तब जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और जैसे मतलब लगे अपन आईपी वैलिडेटर में लगाया, वो अपन आईपी फिक्स कर दिया और उस टाइम उसको पता चल गया और फिर उसने आईपी चेंज कर दिया, तो फिर अपना एक्सेस रहेगा या हट जाएगा? समझा नहीं, दोबारा पूछो। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट रहा, ठीक है, मैंने आपके सिस्टम से आईपी वैलिडेटर आपने 10 आईपीस करी, तो उसमें से मैंने एक पकड़ी। अब जैसे ही मैं वापस एक्सेस करूंगा और आपको पता चल गया, कैसे पता चलेगा मेरे को? तो वो पता नहीं चलेगा आपको। जब तक आप मुझे हैक नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुझे? अगर मतलब उसका फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हो, मतलब इतने टाइम के बाद वो हर टाइम आईपी चेंज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका घर है, आपने बोला कि मेरे घर पे इतने इतने लोग आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके किसी रिलेटिव का चेहरा बना के आ गया, आपको पता लग जाएगा? आप पहचान पाओगे कि मैं वो हूं या कुछ कोई और हूं? जब तक जब तक कि वो मैं आपके घर में कुछ नुकसान ना कर दूं, तब तक आपको पता चलेगा। इसमें ऐसा हो कि उसका फिक्स हो कि वो मतलब हर 10 डेज या 20 डेज से आईपी चेंज करता है। आईपी कैसे चेंज करे? देखो आईपी। मतलब दूसरी आईपी जैसे 10 आईपी थे, उसकी जगह दूसरी रैंडम डाल दी, हाँ फिर वो मेरे हाँ, तो अगर मान लो उसने ऐसे कर दिया कि उसने शुरू के 10 दिन उसने 10 आईपी लगा दी, फिर उसके बाद में उसने आईपी चेंज कर दी, तो फिर आपको आईपी चेंज करनी पड़ेगी अपनी खुद की, और तब तक चेंज करनी पड़ेगी जब तक उस लिस्ट में से आपके आईपी मैच नहीं आ जाए। मैच आती है, एक्सेस नहीं मिलता एक्सेस आपको बस एक्सेस करना है उस सिस्टम पे। अरे, जब किसी इंसान को पकड़ना है तो किसी इंसान को नहीं पकड़ना, उस सिस्टम्स को पकड़ना है जिस सिस्टम से है। इलीगल एक्टिविटी हो रही है। और जब उस सिस्टम को पकड़ लोगे तो उस इंसान को भी पकड़ लोगे। कभी भी एक बात मैं आपको बताऊं, क्राइम पेट्रोल तो देखा होगा। किस किसने देखा है क्राइम पेट्रोल? देखा है, कैसे पकड़ते थे? पहले वो सब उसकी एक्टिविटीज जहाँ पे गए, क्राइम पेट्रोल किसने देखा ढंग से? सही से बताओ। किसी ने भी नहीं देखा क्राइम पेट्रोल? नहीं देखा? पहले आता था सोनी पे। पर इतना नहीं देखा, इतना देखा नहीं। एक बार ढंग से देखना, उसमें होता क्या है, जैसे किसी ने क्राइम कर दिया, तो जिसका जिसका मर्डर हुआ है, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तब चोरी कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो पता कैसे लगाती है पुलिस? जहां चोरी हुई है या जहां जिसका मर्डर हुआ है उसकी कॉल डिटेल निकलवाती है। उसकी कॉल डिटेल निकलवाई, उसकी कॉल डिटेल निकलवा के ये सोचती है कि इसका फोन इसके साथ था, क्योंकि फोन सबके साथ होता है। उसमें ये देखती है कि कितने लोगों ने उसको फोन किया। वो बोलती है कि लास्ट टाइम पे किससे बात हुई, इसको बुलाओ। तो आखिरी कॉल जिसका है उसको बुलाती है, हाँ बोलो क्या बात हुई थी, कहाँ थे, क्या बात करी आपने, है ना। तो उसको पूछती है कि हाँ भाई यहाँ बात ऐसी ऐसी बात हुई, ये बात हुई। फिर उसकी लोकेशन ट्रैक करती है कि ये उसके साथ था मर्डर पॉइंट पे या नहीं था। क्या चेक करे? फोन ऊपर रखो, फोन मेरी क्लास में फोन वोन मत चलाया करो। और तो डिस्टरबेंस हो जाता है, ठीक है। फोन साइलेंट रखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हो तभी अटेंड किया करो, है ना। तो फिर उसकी लोकेशन, जैसे कि मान लो उसकी लोकेशन देखते हैं कि आप कहाँ थे, वो बोलेगा मेरे घर पे थे, तो उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं आईएसपी के द्वारा, कंपनी के द्वारा। अगर वो मर्डर साइट पे मिल जाता है कि आप मर्डर साइट पे ही थे, तो उसको पकड़ लेते हैं कि आप तो वहीं थे, आपने झूठ बोला। तो पकड़ा किसको जाता है? सारी लोग की सारी जो इन्फॉर्मेशन आ किस से रही है? फोन से ही तो आ रही है। पुलिस वालों को क्या पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं? किससे किससे पता करते हैं? वो सिर्फ लोकेशन से, लोग फोन की लोकेशन से, टावर से, सिग्नल से। आईएसपी को एडिट कर सकता है लोकेशन पर जब हम ट्रैक करते हैं फिर वो इधर आईएसपी हाँ कर सकता है, सब कुछ आईएसपी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आईएसपी करते नहीं है। हम जाते उसकी लोकेशन एडिट करके कहीं जैसे अभी आप यहाँ पर हो एग्जैक्ट, तो आपके आईएसपी को पता है कि आप कहाँ पर हो। वो चाहे तो वो झूठ भी बोल सकती है ना, लेकिन वो लिखित में डेटा मांगती है कि आप लिखित में बताओ कहाँ पर हो। तो आईएसपी कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि आईएसपी के पास रियल डेटा, जेन्युइन डेटा होता है। अपन एडिट करते हैं तो उसमें कहीं रहता तो पता तो चलता है कि हाँ, अगर आपने सिस्टम के साथ एडिट किए तो भी साइबर सिक्योरिटी वाले पता लगा लेते हैं कि आप आईएसपी ने एडिट किया हुआ है, क्योंकि डेटा जो होता है उसमें छेड़छाड़ होते ही तो पता लगाया जा सकता है कि हाँ डेटा में छेड़छाड़ हुई। क्लियर है? इतना डीप जाना नहीं है, बस मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट बताया है ना, कि ये कंसेप्ट है, इसके जरिए आपको एनोनिमस रहना है, ठीक है। क्योंकि आपको एनोनिमस रहना किस लिए? कि आपको किसी चीज को परफॉर्म करना है, पकड़ना है किसी को, तो आपको उसके बराबर आके खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? उसके बाद में यूजर एजेंट चेंज करना मैंने बताया था,
वो आप बताओगे नीलेश को यूजर एजेंट चेंज कैसे करना है। आपको आगे कल जो प्रोसेस था थोड़ा सा देखा वीडियो में, यूजर एजेंट चेंज करना नहीं है। स्टार्टिंग में देखा, आवाज नहीं आ रही किसी गाड़ी की। देखो यूजर एजेंट चेंज करना कुछ नहीं है। यूजर एजेंट का मतलब क्या होता है? मतलब अपन जो मतलब यूज करे तो अपना क्या ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ था, किस सिस्टम से अपना ऑपरेट हाँ, किया ब्राउजर। था। किस ब्राउजर से अपन एक्सेस कर रहे हैं, क्या एक्सेस कर रहे हैं और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो क्रोम वेब स्टोर पे जाओगे और रैंडम यूजर एजेंट टाइप करोगे। क्या टाइप करोगे? रैंडम यूजर एजेंट। ये रैंडम यूजर एजेंट टाइप करोगे, उसके बाद में ये आ जाएगा। यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर इसको अनेबल कर दोगे। ठीक है, ऐड टू क्रोम कर दोगे, यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद में मैं इसको अनेबल कर देता हूँ एक बार। ये मैंने अभी चालू नहीं किया है। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं व्हाट्स इज माय ब्राउजर। व्हाट्स माय ब्राउजर पे जाओगे, देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप क्रोम 114 और विंडो 10 यूज कर रहे हो। ठीक है, एक सेकेंड, दूसरा आ गया। ये रहा व्हाट ब्राउजर आई एम यूजिंग। ये बता रहा है कि आप 114 यूज कर रहे हो, विंडो 10 यूज कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट ये है, आईपी एड्रेस आपका ये आईपी एड्रेस हालांकि नहीं भी बता रहा तो पता लग जाता है कि हाँ ये आईपी वर्जन 6 यूज कर रहा है। देन उसके बाद में बता रहा है कि आप क्रोम का 114 यूज कर रहे हो, विंडो 10 यूज कर रहे हो, विंडो 10 की 64 बिट है आपका। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंशन को ओपन कर देता हूँ रैंडम यूजर एजेंट, अब मैं इसको अगर रिलोड करता हूँ तो देखो, एक सेकेंड, इसको अनेबल करना पड़ेगा। हाँ, अनेबल दिस डोमेन, मैंने यहाँ से इसको अनेबल कर दिया। और अब मैं इसको, तो देखो ये बता रहा है कि आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, आपका आईपी एड्रेस भी चेंज हो चुका है पूरी तरह से, और लिनक्स यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड 10 जो कि बिल्कुल यूज नहीं कर रहे अपन, और क्रोम का 113 वर्जन यूज कर रहे हो जो कि बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हो। तो पूरी तरह से अपने यूजर एजेंट चेंज कर दिया। अब आप जब कुछ भी सर्च करोगे तो आपकी डिटेल क्या जाएगी? ये वाली डिटेल जाएगी। इसके जरिए कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास डिटेल किसी गई है, एंड्रॉइड की, जबकि आप यूज क्या कर रहे हो? सिस्टम। और सिस्टम में कौन सा यूज कर रहे हो? क्रोम। क्लियर है? यूजर एजेंट चेंज करना समझ गए। अब दूसरा प्रोसेस आता है अपना मैक एड्रेस चेंज करना। क्या? मैक एड्रेस चेंज करना। तो मैक एड्रेस चेंज कैसे करना है, इसके लिए आपको सिस्टम खोलना पड़ेगा। सिस्टम खोल लो और काली मशीन को ओपन कर लो। अच्छा, एक बात और, मैक एड्रेस क्या होता है प्रदीप? मैक एड्रेस की फुल फॉर्म बताओ और मुझे इसका पूरा स्ट्रक्चर बताओ कि मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है, होता क्या है, और इसका स्ट्रक्चर बताओ मुझे। टेस्ट है ना? हाँ, पहले तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? ये होती है information। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म बताओ पहले। हम्म। हांशु। मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। प्रदीप, बिल्कुल तैयारी नहीं करते हो आप। तो याद किया पर नाम नहीं आना चाहिए। मीडिया एक्सेस कंट्रोलर हार्डवेयर। मीडिया एक्सेस कंट्रोलर और हार्डवेयर एड्रेस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बताओ। 6 ऑक्टेट। 6 ऑक्टेट रहते हैं, वेरी गुड। और पहला ऑक्टेट डिवाइस आईडी। उसके अलावा स्ट्रक्चर बताओ। 48 बिट इसकी साइज होती है, ए से लेके और ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट, और 0 से 9 के इसका पेयर होता है, जो कुछ इसके से दिखता है। 00, A1, B4, F9, C3 और 2B, 2D, 2 3 4 5, इस तरह का अपना मैक एड्रेस होता है। क्लियर है? अब काली मशीन ओपन कर लो और मैं आपको बताता हूँ मैक एड्रेस चेंज कैसे करते हैं और क्या क्या मिथ है मैक एड्रेस के बारे में।
मेरे से कनेक्ट हो जाओ। मेरा हॉटस्पॉट यूज कर लो। हाँ, ABC171191। रुको, 1191। ABC171191। ठीक है, हो गया कनेक्ट। ठीक है, तो देखो ये अपना काली मशीन ओपन कर लिया मैंने। एक चीज और, मैक एड्रेस चेंज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है मैनुअल, दूसरा तरीका है ऑटोमेशन। कौन सा? मैनुअल और ऑटोमेशन। सबसे पहले अपन मैनुअल तरीकों को देखते हैं। ठीक है, अब मैक एड्रेस होता कहां पे है, दिखता कैसे है, मैं आपको बताता हूं। परमिशन दे दे, और उसके बाद में मैंने लिखा IF कॉन्फ़िग। देखो, ETH0 जो है सबसे पहले अपना मैक एड्रेस शो हो रहा है, सॉरी आईपी एड्रेस शो हो रहा है, जो कि 192.168.62.128। उसके बाद में आईपी वर्जन 6 शो हो रहा है। उसके बाद में ये जो ईथर है, ये अपना मैक एड्रेस है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, IF कॉन्फ़िग लिखो, इस मैक एड्रेस को कॉपी करो, और देन नोटपैड फाइल में सेव कर लो। जिससे आपको पता लगे कि हाँ हमारा मैक एड्रेस चेंज भी हुआ है कि नहीं, कि मैक एड्रेस याद नहीं रहेगा। ठीक है, यहां तक कर लिया सबने? हाँ प्रदीप, हो गया, गुड। अब आपको मैक एड्रेस चेंज करना है, तो जब भी हार्डवेयर को चेंज करते हैं, तो कभी भी चलते हुए हार्डवेयर को चेंज नहीं करते। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है? कौन बताएगा एग्जांपल? जैसे एग्जांपल कैसे दूं आपको मैं? सकता है बीच में सब कुछ बात जैसे आपको बाइक में हवा भरनी है, तो क्या चलती बाइक में हवा भर लोगे? नहीं भरोगे, रोकोगे, रोकने के बाद बंद करोगे, मैकेनिक पे लेके जाओगे, मैकेनिक जो भी है हवा भरने वाला उस पर हवा भराओगे, उसके बाद चालू करोगे। तो चलती कोई चीज में करेक्शन कर सकते हो कहीं पे भी, उसको पहले बंद करना पड़ता है। तो अपन हार्डवेयर चेंज करें तो पहले हार्डवेयर को डाउन करेंगे। तो उसके लिए कमांड है IF कॉन्फ़िग ETH0। क्योंकि अपना जो ETH0 ये अपना क्या है, हार्डवेयर है। ETH0 इसको अपन को डाउन करना है। इसके अंदर ही तो सेटिंग है, आईपी की, मैक एड्रेस की सेटिंग किस में? ETH0 में। तो डिवाइस तो IF कॉन्फ़िग ETH0 डाउन लिख लो, साथ साथ में लिख भी लो, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करो। मैंने यहाँ पे लिखा, तो देखो यहाँ पर है ना, अभी पॉपअप आ जाएगा कि योर डिस्कनेक्शन। ये देखो डिस्कनेक्ट हो गया, इसका मतलब अब मैं पूरे डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ। अब मैं अपने हार्डवेयर को चेंज करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा IF कॉन्फ़िग ETH0 हार्डवेयर ईथर ईथर, और कोई सा भी मैक एड्रेस। मैं मैक एड्रेस डाल देता हूँ मनचाहा, जैसे कि मैंने डाला 01 2C 34A6 और 9A। ये तो आ गया सी भी आ गया D, और E1 कैन नॉट असाइन। ठीक है, हो सकता है ये मैक एड्रेस नहीं ले रहा हो, तो 00 करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये मैक एड्रेस मेरा चेंज हो चुका है।
ठीक है, अगर एरर नहीं आया है तो ये मैक एड्रेस चेंज हो गया। अब मैं इसको वापस क्या करूंगा, अब करूंगा, तो मैंने लिखा आई एफ कॉन्फिग ETH0 अप। जैसे मैं इसको अप करूंगा मेरा वापस यहाँ पर वायर्ड कनेक्शन से मैं जुड़ जाऊंगा। क्लियर है? अब मैं वापस आई एफ कॉन्फिग कर रहा हूँ, तो देखो मेरा आईपी, ये मेरा मैक एड्रेस चेंज हो चुका। मेरा पहला मैक एड्रेस और ये वाला मैक एड्रेस क्या सेम है? चेक करो, अलग अलग है। देखो मेरा पहला वाला मैक एड्रेस जो मैंने कॉपी किया था वो ये है, और ये जो चेंज हुआ है वो ये है। तो ये 6 शब्दों का होना चाहिए हमेशा। 6 शब्दों का नहीं, 6 पेड़ का। मतलब 6 6 पेड़ों का ही होता है। कंसेप्ट अधूरे हैं आपके प्रदीप, मेहनत करनी। चेंज हुआ, कुछ भी रख के देखो, लेकिन होने चाहिए 0 से 9 अल्फाबेट, सॉरी नंबर, और ए से लेकर के एफ के अल्फाबेट तक की कॉम्बिनेशन के होने चाहिए। रिलेटेड रख के 1 2 बस 3 4 ऐसे नहीं कि आप 0 Z कर रहे हो, YT अल्फाबेट्स कुछ भी यूज कर रहे हो, नहीं, ए से लेकर के एफ तक के अल्फाबेट्स ही यूज कर सकते हो। हो गया चेंज? हाँ। हो गया, बट इसमें मेन कंसेप्ट क्या है कि स्टार्टिंग में 0 0 होना चाहिए। नहीं, 0 2 भी लगा सकते हो, 0 3 भी लगा सकते हो, 0 से 9 तक कर सकते हो, या 1 0 कर सकते हो। लेकिन अगर ये आईपी, ये बैक एड्रेस किसी के पास है पहले से, चल रहा है रनिंग में, तो चेंज नहीं कर सकते। बस चेक करके देखो 90 या 08 या 00 01 02। सेम है, आपका वाला आ रहा है क्या चेंज आपने चेंज। एक सेकंड, 00 लगाओ शुरुआत में, 02 लगाया, 0 लगाया। 1 0 0 लगा है। 02 लगा के देखो एक बार, या 00 लगा के देखो। मैंने 01 नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। 02 हो गया, ठीक है। 01 नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। कई बार कॉम्बिनेशन नहीं बन पाते। देखो क्या होता है, जैसे आईपी एड्रेस के कॉम्बिनेशन हैं, है ना। आईपी वर्जन 4 की लिमिटेशन है कि 4.8 बिलियन एड्रेस ही जनरेट कर सकते हो, तो ऐसे ही इसके भी कॉम्बिनेशन है। तो उस कॉम्बिनेशन से अगर बाहर जाएगा तो एरर दे देगा आपको। ठीक है, अब वाई एफ कॉन्फिग लिखो और देखो कि क्या मैक एड्रेस मेरा बदल गया या फिर वही आ रहा है। और जल्दी करो, थोड़ा आगे पढ़ना है और अपन को। हो गया? क्लियर है? ये है मैनुअल तरीका। ये याद रखना है, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ मैक एड्रेस चेंज करने का मैनुअल तरीका क्या है, तो ये कमांड्स याद रखनी है। आई एफ कॉन्फिग वाली, आई एफ कॉन्फिग ETH0 डाउन, आई एफ कॉन्फिग ETH0 हार्डवेयर ईथर, और अब मनचाहा मैक एड्रेस, जो भी मैक एड्रेस आप चेंज करना चाहते हो, और उसके बाद में अप कर दोगे। ये मैनुअल तरीका हो गया मैक एड्रेस चेंज करने का। अब जब भी आप कुछ करोगे तो आपका मैक एड्रेस ये नहीं जाएगा ओरिजिनल, कौन सा जाएगा? ये जाएगा। क्लियर है? और सर रीस्टार्ट करेंगे वापस रिकॉर्ड पे आ जाएगा। बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। हाँ, डाउन करना जरूरी है, बिना डाउन करे तो आ सकता मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपको बाइक पे हवा भरवानी है तो है। चलती बाइक है, बिना डाउन के भी आ रहा है इसमें क्या है। बिना डाउन के आ रहा है। हाँ, लेकिन देखो बिना डाउन के भी कर सकते हो, लेकिन उसमें रिस्क है, हो सकता है हार्डवेयर करप्ट हो जाए, मैक एड्रेस करप्ट हो जाए, या आपकी सिस्टम करप्ट हो जाए, इसलिए डाउन करके ही करना चाहिए, है ना। अब वाईफाई जब अपन सीखेंगे वाईफाई हैकिंग करना, उसमें भी डाउन करते हैं, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सेफली बताया जाता है अपन को। ये बताया जाता है, अब चलती हवा में क्या है, चलती हवा में भी, चलती बाइक में भी हवा भर सकते हो आप, है ना, हल्की हल्की चल रही है, भर रहे हो। लेकिन अपन को रिकमेंड किया जाता है कि आप हार्डवेयर को बंद करके ही चेंज करो। कर सकते हो, नो डाउट, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्योंकि अगर मान लो हार्डवेयर करप्ट हो गया आपका, तो इसी वजह से करप्ट होता है। नेटवर्क सेटिंग्स चेंज हो गई, करप्ट हो गया, नेट कनेक्ट हो गया, हार्डवेयर कनेक्ट हो गया, इसी वजह से होता है। जैसे आपने देखा होगा विंडोज 7 किस किस ने यूज करी है। कभी कभी विंडोज 7 को अपन बिना शटडाउन करे बंद कर देते थे, क्या होता थी, करप्ट हो जाती थी। विंडो 10 में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अपन को ये बताया जाता है विंडो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि अगर आपको अपनी विंडो को सेफ रखना है तो प्रॉपर तरीके से शटडाउन करो। ठीक है, क्लियर है? चाहो तो आप वैसे ही कर दो बंद, करते ही हैं लोग,
स्लीप भी करते हैं वैसे भी, लेकिन उसको कब करप्ट हो जाए कोई पता नहीं सकता। तो इसलिए अपन को ये रिकमेंड किया जाता है कि आप प्रॉपर तरीके से शट डाउन करो, देन उसके बाद में रीस्टार्ट करके चालू करो, तो आपकी विंडो सेफ रहेगी। क्लियर है? ये हो गया मेरा मैनुअल तरीका। अब एक चीज मुझे मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, एक कंसेप्ट बड़ा ध्यान से समझना। देखो, मैक एड्रेस की 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर्स कौन सी? ये आपका मैक एड्रेस है, इसकी 3 लेयर्स होती है। लेयर बोल सकते हो उसको। पहली लेयर है न्यू मैक एड्रेस, दूसरी लेयर है ओल्ड मैक एड्रेस, तीसरी है परमानेंट। एक चीज और, जब तक आप अपना मैक एड्रेस चेंज नहीं कर रहे हो, है ना, तब तक इन तीनों लेयरों में आपका परमानेंट मैक एड्रेस दिखेगा। यहाँ पे भी परमानेंट दिखेगा, यहाँ पे भी परमानेंट दिखेगा, जब तक आप चेंज नहीं कर रहे हो। क्लियर है? जब आप इसको चेंज करते हो, मान लीजिए अपना मैक एड्रेस आपने कर दिया चेंज, तो जब आप चेंज करते हो, नया मैक एड्रेस रखते हो, तो आपका नया मैक एड्रेस सबसे ऊपर वाली लेयर पे आ जाता है। क्लियर? तो जो भी हैकर है वो सबसे पहले आपका मैक एड्रेस देखेगा, तो वो सबसे पहले ये मैक एड्रेस शो होगा, आपका न्यू मैक एड्रेस उसको। ज्यादा से ज्यादा वो इंक्रिप्शन लगाएगा और सिक्योरिटीज लगाएगा, तो ओल्ड मैक एड्रेस पे पहुंच जाएगा, जिसमें आपका जो पहले वाला मैक एड्रेस था वो पहुंच जाएगा। कौन सा? ओल्ड मैक एड्रेस पे। और उसके बाद में तीसरी लेयर लेयर आती है जो कि है परमानेंट मैक एड्रेस। यहाँ पे आपका हमेशा परमानेंट मैक एड्रेस होता है जो कि ओरिजिनल है। क्लियर? तो मैक एड्रेस में मैं 2 बार अगर प्रोग्राम को चलाऊंगा, 2 बार चेंज करूंगा, तो पहला मैक एड्रेस मेरे को क्या आ जाएगा? न्यू वाला, और दूसरा वाला चला जाएगा ओल्ड। अब जब मैं वापस अपना मैक एड्रेस चेंज करूंगा, वापस में कमांड लगाऊंगा, तो क्या होगा? ये जो न्यू वाला है ये चल जाएगा ओल्ड में, और यहां पर एक न्यू मैक एड्रेस आ जाएगा। समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो पूछो। लेकिन अगर मैं तीसरी बार दोबारा मैक एड्रेस चेंज करने का टूल लगाता हूं, तो परमानेंट वाला मैक एड्रेस चेंज नहीं होगा, ये परमानेंट ही रहेगा। ये जो न्यू वाला है ये वापस ओल्ड में चला जाएगा, और यहां पर एक न्यू मैक एड्रेस आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इस कंसेप्ट में? 3 लेयर होती है मैक एड्रेस में। हाँ, पूछो। परमानेंट तो हमेशा परमानेंट रहेगा, तीसरी लेयर में चेंज होंगे ये दोनों। फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर चेंज होते रहेंगे। जब भी आप मैक एड्रेस चेंज करोगे तो न्यू में न्यू वाला आ जाएगा, और जो पुराना वाला था वो कहाँ आ जाएगा? ओल्ड में। क्लियर? चेंज किया तो कोई और भी पूछ सकता है। ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट देखो, फर्स्ट मैक एड्रेस तो उसको मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा वो और सिक्योरिटीज लगाना चाहे, और वो कुछ इंक्रिप्शन लगाना चाहे, डिक्रिप्शन जो भी है, जो भी सिक्योरिटीज लगा के अगर हैक करके, वो ज्यादा से ज्यादा ओल्ड मैक एड्रेस पे पहुंच जाएगा, लेकिन परमानेंट वाले पे नहीं पहुंच पाएगा। वो अगर परमानेंट वाले पे अगर मैक एड्रेस पे वो पहुंच गया, इसका मतलब कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम भी उसके पास क्रैक हैश वो हैक हो गया। तो जब पूरा का पूरा सिस्टम ही हैक हो गया, तो फिर तो सब कुछ ही देख सकता है वो। हाँ, मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स चेंज करना पड़ेगा अपन को मैक एड्रेस, तभी तो अपन सेफ रहेंगे। क्लियर? यहाँ तक के कंसेप्ट में समझ में आ गया। अब इसको अपन प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रैक्टिकली देखने के लिए एक टूल है जिसका नाम है मैक चेंजर। क्या नाम है? मैक चेंजर। ये मैक चेंजर, और हाइफन एच में इसमें लिखता हूं, तो देखो मुझे बता रहा है मैक चेंजर ऑप्शन, और आप चेंज कर दो। जैसे कि मैक चेंजर हेल्प में इसने बोला कि प्रिंट द हेल्प, देन ये बोल रहा है हाइफन वी, कैपिटल वी, वर्जन बता रहा है कि प्रिंट वर्जन एंड एग्जिट, देन ये बता रहा है हाइफन एस, शो प्रिंट द मैक एड्रेस एंड एग्जिट। तो मैं यहां पर मैक चेंजर हाइफन एस और ETH0 लगाऊं, तो देखो मुझे ये क्या शो कर रहा है? आपका करंट मैक एड्रेस ये है, और आपका परमानेंट मैक एड्रेस ये है। iPhone 11 में प्रिंट टोन बैंडेड्स हाँ, बता रहा हूं। ठीक है? ठीक है? हाइफन एस का मतलब क्या है? ETH0 हाइफन एस का मतलब है कि शो करेगा आपका मैक एड्रेस। अब ये बता रहा है हाइफन एल, हाइफन एल का मतलब है मैक चेंजर
और मैं यहाँ पर हाइफन एल लगाऊं तो ये बोल रहा है कि लिस्ट प्रिंट नॉन वेंडर्स, मतलब जितने भी वेंडर्स हैं, जो भी नॉन वेंडर्स हैं इनके पास में, उनकी लिस्ट बता देगा। जैसे मैं एक्सचेंजर हाइफन एल लगाऊं, मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, देखो ये बता रहा है, देखो कंपनी बता रहा है और उनके मैक एड्रेस बता रहा है। ये शुरुआत के नंबर है, शुरुआत के पेयर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के होते हैं। लास्ट के पेयर जो 3 पेयर होते हैं डिवाइस के होते हैं, वो नहीं, शुरुआत के जो पेयर है उनके मैक एड्रेस बता रहा है कि ये फिक्स है। सब लोग इस कमांड को रन करो और देखो, देखो कंपनी बता रहा है ना, प्रोकॉम सिस्टम, डाय पावर कंपनी लिमिटेड, ये सारे के सारे क्या मैक एड्रेस डिवाइसेज हैं कि कंपनी है जिनके मैक एड्रेस फिक्स है, कि इनका मैक एड्रेस यही रहेगा। ठीक है, बहुत सारा। देखो बहुत सारे हैं। जैसे नोकिया का आपको बताऊं, नोकिया का मैक एड्रेस क्या है। नोकिया का मैक एड्रेस यहाँ पर है, एप्पल का डी ये तो वायरलेस मैक एड्रेस है। ए ये है नीचे गया, ये रहा नोकिया कॉर्पोरेशन का मैक एड्रेस। डी फोर तो सी। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, अब मैं इसका मैक एड्रेस, अपना मैक एड्रेस बनाऊंगा। मेरा डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट। कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन है तो डिफरेंट, सेम तो नहीं है। मैक चेंजर हाइफन एच, सबसे पहले अपन देखते हैं, बोलता है कि आपको अगर एंडिंग के चेंज करने हैं, अगर आपको एंडिंग के पेयर चेंज करने हैं तो आप हाइफन ई लगा दो। तो मैंने यहाँ लगाया मैक चेंजर हाइफन ई। देखो पहले तो मैं हाइफन एस से आपको बता देता हूँ कि अपने मैक एड्रेस क्या है। अपना मैक एड्रेस ये है, लास्ट के 3 वेंडर अपने ये हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर हाइफन ई लगा रहा हूँ, हाइफन ई। अब देखो ये लास्ट के जो 3 थे चेंज हो गया, न्यू मैक एड्रेस में मेरा लास्ट के जो 3 थे ये चेंज हो गए, हो गए। अब उसके बाद में अगर आप हाइफन पी लगा दोगे तो आपका ओरिजिनल परमानेंट मैक एड्रेस शो कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ लगाया हाइफन पी। अब ये मुझे बोल रहा है कि सर आपका करंट मैक एड्रेस भी यही है, सॉरी करंट मैक एड्रेस आपका ये है, लेकिन परमानेंट और न्यू मैक एड्रेस आपका चेंज हो चुका है। मतलब ओरिजिनल मैक एड्रेस आ गया आपका, Reset. रीसेट हो गया वापस। क्लियर है। अब इसके बाद में एक ऑप्शन और है जिसको अपन यूज करते हैं, अगर अपन को चेंज करना है रैंडमली तो क्या करना पड़ेगा। ऊपर चलते हैं, तो देखो ये बोल रहा है कि हाइफन एम से आप क्या करोगे कि सेट द मैक एड्रेस सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ मैक चेंजर लिखा, हाइफन एम, शुरुआत में मैंने कुछ भी दे दिया, 0A 2S, एस नहीं, बी और 3 4, और उसके बाद में ये मैक एड्रेस मैंने यहाँ दे दिया, नो सच डिवाइस। ठीक है, आईफोन एम से तो एक्सएक्स हो जाएगा ना मैक एड्रेस। एक सेकेंड, फिर इसमें हम कोई दूसरी चीज आ रही है एरर आ रहा है, क्या बोल रहे हो। ओनली सबसे ये हाइफन एम में आप मैक एड्रेस सेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने कुछ चेंज कर दिया, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 2B की जगह 2A कर देता हूँ। नहीं ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है, काम करते हैं, ये वाला न्यू मैक एड्रेस ही कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल से शिफ्ट से कॉपी कर लेता हूँ। ये भी नो से डिवाइस बता रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाइफन मैक एड्रेस एक बार चेंज खुद एक बार है ना इस ऑप्शन को चेंज करके देखना कि ऑप्शन चेंज वैसे बताएगा। नो सच डिवाइसेस, सेट डिवाइस नेम, ठीक है। लास्ट के 3 पेयर चेंज करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, सर हम इसमें केवल नंबर लिख सकते हैं
नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन तो बनाने पड़ेंगे, एक बार चेंज करके देखो। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया मुझे। एक गलती हो गई है, एक गलती ये है कि अपन बाद वाले चेंज कर रहे थे, जब आपको चेंज करना क्या था, शुरुआत वाला। शुरुआत वाला चेंज कर दिया, देन उसके बाद में कुछ भी लिख दिया। 4 5, सॉरी, D2 और D4। एक सेकेंड, इसको भी चेंज देख लेते हैं। सॉरी, तो पूरा ही चेंज होगा, -E से चेंज होगा। हाँ, देखो -M में तो पूरा का पूरा मैक एड्रेस चेंज करना है। -E से क्या होगा, ये बोल रहा है, -E का मतलब कि आप एंडिंग के जो आपके जो पेयर हैं वो चेंज नहीं होंगे, शुरुआत के पेयर आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने शुरुआत के पेयर है वो चेंज कर दिए, देखो। ठीक है, 0 0 0। लास्ट के पीछे नहीं, इसमें लिखा हुआ है, देखो -E का मतलब क्या है, डोंट चेंज द वेंडर बाइट्स, एंडिंग सेट रैंडम वेंडर सेम काइंड, सेट रैंडम वेंडर ऑफ एनी कैंडर, एंडिंग। एक सेकेंड। लास्ट के हाँ, लास्ट के जो शुरू के जो वेंडर है वो चेंज नहीं होगा, लास्ट के 3 पेज चेंज रहेंगे -E से। ठीक है, और -M से क्या होगा, पूरे के पूरा मैक एड्रेस से आपका चेंज हो जाएगा। एक बार चेक करके देखो, चेंज हो रहा है क्या। एक बार मैक चेंजर को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करो। ई से तो हो रहा है सर लास्ट के हाँ, और शुरुआत के 3 भी चेंज होंगे, एक बार -M लगा के देखो, है ना। लेट तो नहीं हो रहे, अगर ज्यादा देर तक पढ़ाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, मैं वॉशरूम जाके आया, अब एक सेकंड के लिए।
हाँ भाई, हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ? एक काम करो, मैक चेंजर, मैं इसको हटा देता हूँ। हाइफन आर यूज करो एक बार। हाइफन आर का मतलब होता है रैंडमली मैक एड्रेस चेंज कर देगा आपका। ठीक है, हो रहा है। अब हाइफन एम, कोई सा मैक एड्रेस चेंज नहीं हो रहा। हाँ। हाँ। ठीक है, एक बार एक काम करते हैं, मैक एड्रेस चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसी बाकी सब कमांड्स हो रहा है सर। एक बार इसे कोई यूज करके देखते हैं। सेकंड। नहीं, अभी देखना है इसको। लास्ट कोशिश कर लेते हैं। नो सच डिवाइस, ये बोल रहा है कि डिवाइस है ही नहीं ऐसी आपकी। तो हाँ, ETH जीरो कर रहे हैं ना, तो ETH जीरो। हाँ, ETH जीरो अपन पहले लगा रहे थे, ETH जीरो अपन को बाद में लगाना है। ठीक है, किसने दिमाग लगाया नहीं ये वाला। अब देखो मेरा मैक एड्रेस चेंज हो चुका। ETH जीरो जो पहले लगाना था वो अपन बाद में लगाना था। हो गया। अब देखो एक प्रोसेस है यहाँ पर, ये जल्दी जल्दी समझ लो। एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब आपका मैक एड्रेस चेंज तो हो गया, लेकिन ये आपका सिस्टम है। जब भी आपका सिस्टम रिबूट होगा, ये वापस आपको ओरिजिनल मैक एड्रेस पे ले आएगा। किस पे ले आएगा? एक सेकंड। ओरिजिनल मैक एड्रेस पे ले आएगा। चाहो तो अभी ना चेंज करके देख लो, इसको रीस्टार्ट करो, और जो आपने सब कुछ किया ना परफॉर्म, वो सब कुछ बंद हो जाएगा। मैं रीस्टार्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग रीस्टार्ट करके देखो और चेक करके देखो कि आपका जो ओरिजिनल मैक एड्रेस कॉपी हुआ था ना, यहाँ पर नोटपैड में किया हुआ था। हाँ, ये ओरिजिनल मैक एड्रेस आपका कॉपी किया हुआ होना चाहिए। अब मैं इसको वापस एक बार, मैं तो नहीं कर रहा इसको रीस्टार्ट, लेकिन आप लोग रीस्टार्ट करके देखो। रिबूट करा?
मतलब जो अपनी जितने भी अपन ने मेहनत करी थी सब बेकार हो गई। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इसको सिस्टम को रिबूट करोगे वापस आपको ये ओरिजिनल मैक एड्रेस पे ले आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि मैक एड्रेस कभी चेंज ही नहीं होता। क्या कहा जाता है कि मैक एड्रेस क्या क्या नहीं होता, कभी चेंज ही नहीं होता। लेकिन अगर ये सिस्टम है, ठीक है, ये आपका मैक एड्रेस था जो आपने चेंज किया था, क्या किया था, चेंज किया था, या आपने उसको रिबूट किया, और रिबूट करते टाइम ये आपको ओरिजिनल मैक एड्रेस पे ले आएगा। ठीक है। अगर यहां मैं एक प्रोग्राम सेट कर दूं और उस प्रोग्राम में रैंडमली ये मैक एड्रेस चेंज करता रहे, या फिर ये मैक एड्रेस चेंज करने का प्रोग्राम मैं यहाँ पे बना दूं, तो जब भी ये ओरिजिनल मैक एड्रेस पे लेके आएगा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। पर जैसे ही प्रोग्राम रन होता है ये सिस्टम पे आपको कौन सा मैक एड्रेस दिखाएगा, ये वाला, ना कि ओरिजिनल वाला। तो ये प्रोसेस कर सकता हूं मैं, जिसके जरिए मैं कंप्लीटली मैक एड्रेस चेंज कर सकता हूं अपना। तो जब भी मैं उसको रिबूट करूंगा तब मेरे को कौन सा मैक एड्रेस दिखाएगा, प्रोग्राम वाला, ना कि ओरिजिनल वाला। तो इसको प्रैक्टिकली करें। तो इसको करने के लिए करना क्या पड़ेगा, मैं इसको कर रहा हूँ क्लियर, टर्मिनल को बंद कर देता हूँ, नया टर्मिनल खोल लेता हूँ और मैंने एक फाइल बनाई जी एडिट मैक डॉट एस एच। मैं एक फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ बिन और बैश। एक काम करता हूँ, ये नहीं बनाता, मैं बनाता हूँ नैनो नाम से, नैनो मैक डॉट एस एच, जिससे आपको दिख जाएगा क्लियर। ठीक है। मैंने यहाँ पे ये कमांड लिखी बिन बैश। इसका मतलब क्या है कि मैं जो प्रोग्राम बनाऊंगा वो मुझे टर्मिनल में एग्जीक्यूट होने की पावर दे देगा, बिन बैश। बिन बैश जब अपन नेटकेट चालू किया था तो बिन बैश लगाए थे, हाइफन ई बिन बैश, इसका मतलब टर्मिनल की पावर मिल रही थी। तो मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूं उसका मतलब क्या, कि मुझे एग्जीक्यूट करने की पावर मिल जाए। ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूं और मैं अपने उसको कॉपी करता हूं मैक एड्रेस को, और मैं इसको 3 बार कॉपी करूंगा। 3 बार क्यों कर रहा हूं, इसलिए कि जब भी मैं रिबूट करूं तो जो पहला मैक एड्रेस आएगा वो पहली लेयर पे आ जाएगा, जो कि मेरा परमानेंट होगा। उसके बाद में जब ये मैक एड्रेस आएगा तो ये न्यू वाला बन जाएगा, और वो जो मेरा परमानेंट है वो किस में चल जाएगा, ओल्ड वाले में। अब दूसरी जब कमांड रन होगी तब वो जो ओल्ड वाला है ना, वो परमानेंट जो है वो हट जाएगा और न्यू वाला ओल्ड में चला जाएगा, और वापस मुझे ये मैक एड्रेस मिल जाएगा। और तीसरी बार जब रन करूंगा तो भी मेरा क्या हो जाएगा, न्यू वाला तो न्यू में रहेगा और ओल्ड वाला कहाँ चल जाएगा, और न्यू वाला तो ओल्ड में चल जाएगा और न्यू वाला मैक एड्रेस मुझे मिल जाएगा। मतलब मुझे इसको 3 बार रन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। हाँ, ये एक प्रोग्राम बना लो सब। इसमें सर सिर्फ ये एम कमांड वाले के सामने इसमें मल्टीपल भी डाल सकते हैं, ये वाला भी डाल हाँ, आर डाल सकते हो, लेकिन एक बार एम करके डालो, है ना। आर शायद क्या पता रैंडमली चेंज हो ना हो। ठीक है। वो घर पे करके देखना आप एक बार। नैनो से खोल लो, ये कौन सा पैकेज कॉपी करना रखना जो भी आप चेंज करना चाहते हो, तो चेंज जो भी आप रखना चाहते हो। देखो, जरूरी नहीं ये वाला रखो, जो भी आप मैक एड्रेस रखना चाहते हो हाइफन एम से, जो भी मैक एड्रेस आप रखना चाहते हो, जो भी रखना चाहते हो वो यहाँ पे टाइप कर दो, ईटीएच 0 लगा दो आगे। मेरा वाला नहीं, कोई दूसरा जो आपकी मर्जी हो वो रखो। हाँ, लिख दिया सबने। अब मैं नैनो में जी एडिट में करा है सबने, नैनो में करा है, तो नैनो में सेव कर दो। मैं इसको कंट्रोल प्लस वो करके कंट्रोल प्लस सेव कर देता हूँ। ठीक है। और एलएस टाइप करता हूँ तो मेरी मैक डॉट एस एच नाम की फाइल बन गई। अब मुझे इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है, तो उसको क्या करूंगा, सी एच मोड प्लस एक्स, और मैक डॉट एस एच को मैंने क्या दे दी, एग्जीक्यूटेबल परमिशन। ठीक है।
दे दो सब एग्जीक्यूटेबल परमिशन उस फाइल को, जिससे कि ये टर्मिनल में ऑटोमेटिक रन हो जाए। हो गया? हुआ सबसे? हाँ करो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। शाम और रात अपनी है, कोई कहीं जाने वाला नहीं है। हाँ अंशु, हो गया? हो गया नीलेश? फाइल होगी, उसको फटाफट से एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दो, ch मोड प्लस एक्स। और जो भी फाइल का नाम आपने रखा है, मैंने मैक डॉट एस रखा है, आपने जो भी फाइल का नाम रखा हो वो रख दो। हो गया यहां तक? अब देखो, अब अपन को इस फाइल को रन करवाना है जब रिबूट होगा। तो रिबूट होने पे जो फाइल रन होती है काली में, उसको देखते हैं क्रॉन टैब -e से। ई का मतलब एग्जीक्यूटेबल। तो एक सेकेंड, हाँ, तो फर्स्ट फाइल को क्लिक कर दो। तो देखो ये फाइल रन होती है, ठीक है। मैं यहां पर गया, क्रॉन टैब स्पेस -e, और फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर दो। देखो यहाँ पे सारे कमेंट होंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, @reboot, और उस फाइल की लोकेशन दे दो। क्या थी फाइल की लोकेशन? /home/kali/mac.sh। जिस फोल्डर में आपने वो फाइल बनाई थी, उस फोल्डर का पाथ दे दो यहाँ पे। सिस्टम रिबूट होते ही ये फाइल एग्जीक्यूट हो जाए। आप ये परमिशन दे रहे हो उसको कि @रिबूट होने के बाद में /home/kali/mac.sh नाम की फाइल रन हो जाए और हमारा जो मैक एड्रेस है वो चेंज हो जाए। कर लिया ये सबने? अब इसको सेव कर दो। अब मैंने if config लिखा, तो देखो ये वाला मैक एड्रेस आ रहा है ना। मैं इसको परमानेंट कर देता हूँ, मतलब -p से इसको बदल देता हूँ। मैंने -p लगा और ETH0 करा, तो मेरे को ये परमानेंट मैक एड्रेस दिखा देगा, जो कि मेरा परमानेंट मैक एड्रेस था। ठीक है, जो कि मेरा परमानेंट कौन सा मैक एड्रेस था, ये D5 वाला। और ये D5 वाला बता रहा है। अब मैंने if config लिखा D5। अब मैं इसको रिबूट कर रहा हूँ। अब मैंने इसको किया रीस्टार्ट। चेंज करना है नहीं, हाँ चेंज कर सकते हो बैक एड्रेस से, जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ रिबूट करने के बाद में मेरा वही मैक एड्रेस आया है। ठीक है, एक बार चेंज करके देख लो। स्पेसिफिकेशन थोड़ी लो है मेरे कंप्यूटर की। अब हाई हाई वाला नहीं, थोड़ी स्पेसिफिकेशन ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मेरे घर पे 64 GB वाला रैम वाला कंप्यूटर, उसमें 64 GB रैम है। मेरा सिस्टम है खुद का, मैं टेस्टिंग करता हूँ उसमें, तो वो काली 5 सेकंड में खुल जाता है। 2 सेकंड में मेरा PC ऑन हो जाता है। काली को कितना साइन किया? हैं? काली को कितना मैंने काली को असाइन किया 32 GB। साइन? ठीक है, अब यहाँ पे है सिर्फ 4 GB, तो फर्क पड़ता है। तो देखो अब मैंने टर्मिनल ओपन किया और मैंने यहाँ लिखा if config। तो देखो जैसे मैंने if config लिखा, देखो मेरा मैक एड्रेस चेंज हो चुका है। हो गया, मेरा ओरिजिनल मैक एड्रेस तो ये है और मेरा ये आ गया मैक एड्रेस। अब जब भी आप इसको रिबूट करोगे, आपको पास यही मैक एड्रेस आ जाएगा। मतलब आपका ओरिजिनल मैक एड्रेस कभी किसी किसी हैकर के पास में जाएगा ही नहीं। क्लियर है?
अब आपका टास्क ये है कि जब भी आप रिबूट करो, जब आपको रैंडमली मैक एड्रेस मिले तो आपको फाइल क्रिएट करनी है। उस फाइल में जाके -r और ETH 0 दबा देना, ETH 0 प्रिंट कर देना, देन उसको रन करवा देना। ठीक है, घर पे जाके करोगे ये। तो आज का पार्ट इतना ही, मतलब आज का जो सेशन है वो इतना ही, बाकी का पार्ट कल कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? समझ गए मैक एड्रेस चेंज करना अच्छी तरह से? ठीक है, मैं चेक करता हूँ कि आवाज आ रही है कि नहीं।